आज हम बात करेंगे एक ऐसे कमाल के एक्सपेरिमेंट की जिसने सच मानिए ब्रह्मांड को देखने का हमारा नजरिया ही बदल दिया। एक ऐसी खोज जिसने फिजिक्स के सबसे बड़े नियमों में से एक को सीधी चुनौती दे डाली। तो सवाल उठता है कि आखिर 1956 में ऐसा हुआ क्या था? कैसे एक अकेले एक्सपेरिमेंट ने फिजिक्स के नियमों की पूरी बुनियाद हिला दी? ये कहानी आप समझिए एक मिस्ट्री की तरह है और हम मिलकर इसकी एक एक परत खोलने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही अजीबो-गरीब वैज्ञानिक पहेली से। एक ऐसी पहेली जिसने उस दौर के बड़े बड़े साइंटिस्ट का भी सिर घुमा दिया था। इस पहेली का नाम था टाओ थीटा पजल। अब जरा कल्पना कीजिए, दो पार्टिकल्स हैं जो बिल्कुल जुड़वा भाई जैसे हैं। मास, चार्ज, लाइफ टाइम सब कुछ सेम टू सेम। पर जब वो टूटते हैं तो एक अलग तरीके से टूटता है और दूसरा बिल्कुल अलग तरीके से। फिजिक्स के नियम कहते थे भाई ये तो हो ही नहीं सकता, ये नामुमकिन है। अब इस पहेली की जड़ में था फिजिक्स का एक बहुत ही बुनियादी उसूल, पैरिटी सिमेट्री। देखिए, आसान भाषा में इसका मतलब ये है कि कुदरत जो है वो लेफ्ट और राइट में कोई भेदभाव नहीं करती। मतलब जो फिजिक्स के नियम हमारी दुनिया में काम करते हैं, ठीक वही नियम उसकी शीशे वाली मिरर इमेज दुनिया में भी काम करने चाहिए। इसे फिजिक्स का एक पवित्र नियम माना जाता था जिसे कोई छू भी नहीं सकता। लेकिन फिर दो नौजवान थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट ली और यंग एक बहुत ही दहाड़ी आइडिया लेकर सामने आए। उन्होंने एक सवाल पूछा, एक ऐसा सवाल जिसे पूछने की हिम्मत किसी में नहीं थी। क्या हो अगर ये पवित्र नियम गलत हो? क्या हो अगर यूनिवर्स की 4 फंडामेंटल फोर्सेस में से एक वीक न्यूक्लियर फोर्स इस नियम को मानती ही ना हो? अब देखिए, कोई भी थ्योरी बिना सबूत के तो बस एक आइडिया ही है ना? इसे सच साबित करने के लिए चाहिए था एक कमाल का एक्सपेरिमेंटल फिजिसिस्ट। और यहीं से कहानी में एंट्री होती है उस इंसान की जिसे इस क्रांतिकारी आइडिया को लैब में टेस्ट करना था। ली और यांग सीधे पहुंचे डॉक्टर चिएन शिंग वू के पास। डॉक्टर वू को उस समय फिजिक्स की फर्स्ट लेडी कहा जाता था। और क्यों ना कहा जाए, वो बीटा डीके यानी रेडियो एक्टिव डीके के फील्ड में दुनिया की सबसे बड़ी, सबसे जानी मानी एक्सपर्ट थी। खुद चेन निंग यांग ने उनके बारे में कहा था कि वू के रिसर्च वर्क अपनी प्रिसिजन और एक्यूरेसी के लिए मशहूर थे। मतलब अगर ये मुश्किल काम कोई कर सकता था तो वो सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर वू ही थी। पर यह एक्सपेरिमेंट करना आसान बिल्कुल नहीं था। ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी। सोचिए, उन्हें रेडियो एक्टिव कोबाल्ट 60 के एटम्स को लगभग एब्सोल्यूट जीरो यानी करीब -273 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करना था। क्यों? ताकि एटम्स की सारी थरथराहट, सारी हलचल बंद हो जाए। और फिर एक जबरदस्त पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड से हर एक एटम के न्यूक्लियस को एक लाइन में खड़ा करना था। उस जमाने की टेक्नोलॉजी के हिसाब से ये लगभग नामुमकिन जैसा काम था। और जानते हैं, ज्यादातर साइंटिफिक कम्युनिटी को ये आइडिया ही हजम नहीं हो रहा था। उस वक्त के एक बहुत बड़े फिजिसिस्ट वुल्फगैंग पाउली ने तो इसे टोटल नॉनसेंस यानी पूरी तरह बकवास कह दिया था। डॉक्टर वू पे कितना प्रेशर होगा सोचिए। उन्हें पता था कि अगर वो जरा भी चूकी तो उनका मजाक उड़ना तय था। और फिर महीनों की दिन रात की मेहनत के बाद वो पल आया, वो पल जिसने फिजिक्स को हमेशा के लिए बदलने वाला था। तो चलिए देखते हैं कि उस ऐतिहासिक लम्हे में आखिर हुआ क्या। नतीजा हैरान कर देने वाला था। पैरिटी का नियम टूट चुका था। ब्रह्मांड असल में लेफ्ट और राइट में भेदभाव करता है, ये सच था। देखिए, अगर यूनिवर्स सिमेट्रिकल होता तो कोबाल्ट 60 से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स को हर दिशा में बराबर बराबर निकलना चाहिए था, है ना? लेकिन डॉक्टर वू के एक्सपेरिमेंट ने कुछ और ही दिखाया। उसने साफ साफ दिखाया कि ज्यादातर इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के स्पिन की उल्टी दिशा में निकल रहे थे। मतलब एक तरफा झुकाव था, बिल्कुल साफ। और इसी एक बात ने यह साबित कर दिया कि यूनिवर्स अपनी मिरर इमेज जैसा नहीं है। वीक न्यूक्लियर फोर्स में एक फंडामेंटल लेफ्ट हैंडेड बायस है, एक झुकाव है। यह खोज इतनी बड़ी थी कि इसने हमारे रियलिटी को समझने के तरीके को ही जड़ से बदल दिया। अब इतनी बड़ी ऐतिहासिक खोज हुई तो जाहिर है पहचान और अवार्ड्स का दौर आया। लेकिन यहीं पर इस कहानी में एक बहुत दुखद मोड़ भी आता है। 1957 में ली और यांग को उनकी थ्योरी के लिए फिजिक्स का नोबेल प्राइज मिला। बिल्कुल मिलना चाहिए था। लेकिन डॉक्टर वू, जिन्होंने इस थ्योरी को सच साबित करने के लिए वो नामुमकिन सा एक्सपेरिमेंट किया था, उन्हें नोबेल प्राइज नहीं दिया गया। उन्हें नजरअंदाज कर दिया गया। और इस फैसले की बहुत आलोचना हुई।
एक और नोबेल विजेता जैक स्टीनबर्गर ने तो इसे नोबेल कमेटी के इतिहास की सबसे बड़ी गलती तक कह डाला। डॉक्टर वू ने खुद इस पर कभी ज्यादा कुछ नहीं कहा, हमेशा एक गरिमा बनाए रखी। पर उन्होंने एक खत में लिखा था, हालांकि मैंने रिसर्च सिर्फ अवार्ड के लिए नहीं की, फिर भी ये बात मुझे बहुत तकलीफ देती है कि कुछ वजहों से मेरे काम को नज़रअंदाज किया गया। लेकिन एक बात साफ है, चेन-शिंग वू की लेगेसी किसी एक एक्सपेरिमेंट या किसी एक अवार्ड से कहीं कहीं ज़्यादा बड़ी है। उनका पूरा करियर ही असाधारण कामयाबियों की एक मिसाल है। उन्होंने मैनहट्टन प्रोजेक्ट में एक बहुत ज़रूरी रोल निभाया। उन्होंने एनरिको फर्मी की बीटा डीके की फंडामेंटल थ्योरी को एक्सपेरिमेंटली कंफर्म किया। उन्होंने स्टैंडर्ड मॉडल के एक पिलर कंजर्व्ड वेक्टर करंट थ्योरी को भी साबित किया। और तो और 1975 में वो अमेरिकन फिजिकल सोसाइटी की पहली महिला प्रेसिडेंट बनी। वो सच में फिजिक्स की दुनिया की एक जॉइंट थी। और इस पूरी बातचीत को हम उनके ही एक कोट के साथ खत्म करेंगे। उन्होंने कहा था, फिजिक्स में बहुत महिलाएं हैं, समस्या काबिलियत की नहीं है, मौके की है। उनकी कहानी सिर्फ एक साइंटिफिक रेवोल्यूशन की कहानी नहीं है, बल्कि ये हिम्मत, लगन और एक बेमिसाल टैलेंट की कहानी है। एक ऐसी कहानी जिसने साइंस की हिस्ट्री पर अपनी एक कभी ना मिटने वाली छाप छोड़ दी।